दोस्तों, आज काफ़ी महीनों बाद भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन थॉट की एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए। और आज हमारे पास जो बोलने आए हैं वो हमारे पहले भी हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं। प्रोफेसर इमरे बंगा, शायद यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। तो इमरे जी का फिर से स्वागत। और यही इच्छा है कि वो बार बार आते रहे और हमको ज्ञान देते रहें। मृत्युंजय, आप शुरू करें। थैंक यू। लोग जानते ही हैं प्रोफेसर बंगा के बारे में, बट फिर भी आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एशियाई और मध्य पूर्व अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बंगा जी बहुभाषी हैं और इस दौर में मतलब दिलचस्प बहुभाषी हैं। हंगेरियन से लेके जो उनकी मादरी जुबान है, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, हिंदी, उर्दू, और जो हम लोग इनके काम का इलाका है मध्यकालीन या पूर्व उपनिवेशिक जो कहें जुबानें जो इस उत्तर भारत में बोली जाती थी, विभिन्न किस्म की बरती जाती थी, ब्रज से लेके अवधि से लेके तमाम भाषाएं उनके मर्मज्ञ विद्वान हैं। और फिलहाल जो सबसे आखिरी किताब है आपकी जो संपादित आपने की है धनुष्ता स्तासिक के साथ, वो लिटरेरी कल्चर्स इन अर्ली मॉडर्न इंडिया, दिलचस्प किताब है वो। जो ये बहुभाषी बहुसांस्कृतिक इलाका है उसके बहुत सारे जो ट्रेंड्स गुजरते हैं उन पर बहुत दिलचस्पी से बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की है। पढ़ने लायक किताब है, मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा परिचय पहली बार आपके काम से 1999 में हुआ जब बहुवचन में आपका आनंदगन पर लेख छपा था। और उसके बाद से जैसा कि होता है हम सब पीछे पीछे थे, और फिर स्नेह कुमार गाई किताब, और फिर बहुत सारे काम आए। यह भी दिलचस्प होगा शायद बताना कि हंगेरियाई और अंग्रेजी दोनों जुबानों में जो मध्यकालीन कविता है उसके उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका बहुत सारा अनुवाद, बहुत सारा संपादन, बहुत सारा पाठालोचन और छंद के तात्विकी पर भी बहुत सारा काम आपका है। फिलहाल आज जिस विषय पर प्रोफेसर बंगा हमसे बात करने जा रहे हैं वो एक दिलचस्प दुनिया है जो आप सब जानते हैं कि जो हिंदी हम आज बोलते हैं जानते हैं उसका अतीत दूसरा है, वर्तमान दूसरा है, और भविष्य पता नहीं क्या होगा। सो अतीत की बहुत सारी भाषाएं अतीत में ही हैं। वो कभी भी हिंदी साहित्य के वर्तमान में नहीं रही, वो हमेशा अतीत में रही, पीछे बैकग्राउंड में। बहुत सारे काम कुछ कुछ हुए भी, जैसे 40 में चंद्रवली पांडे ने एक किताब बनाई मुगल बादशाहों की हिंदी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हिंदी इस पूरे पसारे को, पूरे भाषाई दुनिया को, बहुभाषी दुनिया को एक एक टर्म लेकर उससे देखने की ही नजर थी, जो मुझे लगता है कि जैसा हमारा राष्ट्र बन रहा था, जिस तरह की चीजें हो रही थी उसमें यह संभव है। सो इस उसी दुनिया, वो जो मुगल काल में फैली भाखाओं की दुनिया है, उस पर आज हम लोग प्रोफेसर बंगा से सुनेंगे। और शुक्रिया आने का। मुझे लगता है कि हम आप 40 से 45 मिनट और फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। प्रोफेसर बंगा। मेरे पास है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसको फिर अलग से लगा देता हूँ इसी तरफ। ठीक है। अच्छा, तो आदरणीय मृत्युंजय जी और आदरणीय राजीव जी भार्गव, मैं मुझे तो बड़ी खुशी है कि अभी 2 साल के बाद फिर CSDS में और पारेख इंस्टीट्यूट में वापस आ सकता हूँ और यहाँ अपने अनुसंधान के बारे में कुछ बातें कर सकता हूँ। असल में मैंने तैयारी अंग्रेजी में की है, लेकिन यह पूरा तो हिंदी में भी हम कर सकते हैं। मैं सोचता था कि यहाँ अंग्रेजी में ही बोलूं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ?
So there is no problem if I speak in Hindi or Hindustani or anything mixed. क्योंकि हाँ वो तो हिंदुस्तानी भी मिक्स्ड मिश्रित भाषा थी या मिश्रित जुबान ऐसे कहें। तो मैं अभी उसके अतीत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो जो स्लाइड्स हैं आप शुरू कीजिए। और हिंदुस्तानी का अतीत तो मुगल काल तक जाता है या उससे भी पहले तक। मैंने तो बहुत कुछ तैयारी की थी, लेकिन अभी ज़्यादातर स्लाइड्स तो हम पीछे छोड़ देंगे और हिंदुस्तानी के बारे में जो हम जान सकते हैं तो उसी पर ही केंद्रित करूँगा 40-45 मिनट में। आप मुझे 5 मिनट का एक इशारा दीजिए। अच्छा, तो हिंदुस्तानी क्या है? वो एक ऐसी भाषा है जो दिल्ली सल्तनत के ज़माने से हमारे ज़माने तक आ रही है और दिल्ली के ज़ुबान पर आधारित भाषा है या दिल्ली की बोली पर आधारित भाषा है। इस बोली को आजकल खड़ी बोली कहते हैं, हालांकि वो फोर्ट विलियम कॉलेज का बनाया हुआ शब्द है। और जो मैं इस व्याख्यान में कहना चाहता हूँ यही है कि मुगल काल में हिंदुस्तानी एक संपर्क भाषा के रूप में मौजूद थी, लेकिन उसको देखना ज़रा मुश्किल है क्योंकि वो साहित्य भाषा कम, संपर्क भाषा अधिक थी। ये मुझे इसके नमो निशान 15वीं सदी से मिलते हैं। और जब तक उर्दू की उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति, तो उर्दू के बारे में हम 18वीं सदी से ही बात कर सकते हैं। उस तरह की उर्दू से जो हम आज उर्दू के नाम से जानते हैं। और आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति तो फिर 19वीं सदी से ही हुई है। दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि दोनों मानकीकृत भाषाएं हैं और मानकीकरण ने ही उर्दू को बनाया है और फिर मानकीकरण ने ही आधुनिक हिंदी को बनाया है। और लेकिन ये दो मानकीकरण अलग अलग हुए हैं। उर्दू का मानकीकरण 18वीं सदी में 1720 से शुरू हो गया है और 1750 के दशक में और जोर से चल रहा था। और इसीलिए उर्दू को मानकीकृत किया है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड किया है कि वो फारसी से जो प्रतियोगिता कर रहा था कि दरबारी ज़बान क्या हो। दरबारी ज़बान मतलब ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला। इस लफ्ज़ का मतलब वो नहीं है कि कि उर्दू एक बाजारी भाषा है जो बहुत लोग समझते हैं कि उर्दू मतलब बाजार या सैनिकों का देहरा है। ऐसा नहीं है। उर्दू ए मुअल्ला का मतलब है राज दरबार। और ज़बान उर्दू मुअल्ला का मतलब है कि राज दरबार की भाषा। तो ज़बान उर्दू मुअल्ला का मतलब 1700 में फारसी था, 1800 में उर्दू हो गया। और उसके बाद लगभग 1780 के दशक से उर्दू शब्द फैलने लगा। उससे पहले उर्दू शब्द का व्यवहार बहुत कम लोगों ने किया है। लेकिन जब यहाँ शाह आलम द्वितीय ने उर्दू को भी दरबारी ज़ुबान के तौर पर स्वीकार किया है, तब उर्दू वाले अपनी ज़बान को ज़बान उर्दू मुअल्ला और छोटे करके उर्दू या ज़बान उर्दू नाम से कहने लगे। एक और दिलचस्प बात है कि कुछ लोग उर्दू को एक क्रियोल के रूप में दिखाने की कोशिश करते थे कि ये बाजारी भाषा है और बहुत ही साधारणतः लोगों के आदान प्रदान में या सेना में जो आदान प्रदान है उससे उत्पन्न हो गया। लेकिन क्रियोल की विशेषता दो विशेषताएं हैं और तारिक रहमान ने इस पर कुछ विस्तार से लिखा है कि क्रियोल पिजन से बनता है
और यहाँ कोई पिजन नहीं था। और दूसरी बात यह है कि क्रेओल बहुत ही सरलीकृत भाषाएं हैं, तो उर्दू हिंदी सरलीकृत जबान नहीं है। तो उर्दू को ऐसे एक क्या एक सरलीकृत और जनसामान्य के लिए बनाई हुई भाषा के रूप में नहीं देखा जाएगा। असल में उर्दू राजदरबार के लिए बनाई हुई भाषा है। और शाह हातिम इसमें शाह हातिम का हाथ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त था कि उर्दू कैसे बनना चाहिए। लेकिन 18वीं सदी में उर्दू के बड़े बड़े शायर थे, तो उन्होंने ही और उर्दू बनाया, और शाह हातिम ने उसके लिए आइडियोलॉजी भी दिया है। ये 18वीं सदी की बात है। और मैं इस व्याख्यान में उर्दू के बारे में जो कहना चाहूँगा यही है कि मैं वही देखूंगा कि उर्दू के मुग़ल काल में या मुग़ल काल के कुछ पहले क्या क्या नमो निशान मिलते हैं, और बहुत कम मिलते हैं, और किसी ने इन नमो निशानों को इकट्ठा नहीं किया। तो कुछ इधर मिलता है, जैसे तारिख रखमान में, कुछ रामविलास शर्मा में मिलता है, कुछ और विद्वानों के लेखों में मिलते हैं। और एक बात है कि मुगल काल से लेकर विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में आते रहते थे, और ये पर्यटक भाषाओं के बारे में क्या क्या कहते थे, तो हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो जिन्होंने इस अनुसंधान के लिए मदद मिली थी। और यह एक ऐसा अनुसंधान है कि अभी भी आगे चल रहा है। और अगर आप लोगों को हिंदुस्तानी का और नमो निशान मिलें तो मुझे ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि यह इकट्ठे करने का काम अब तक नहीं हुआ। और आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ बहुत तरह तरह के स्रोतों से हिंदुस्तानी का जिक्र मिलता है। और मेरा जो रिसर्च है उसमें रामविलास शर्मा का प्रभाव है, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जोशुआ पियन एक युवा विद्वान है, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है, ट्रेसिंग दहलवी, वो उनका डॉक्टरल डिसर्टेशन है। तो उसी डिसर्टेशन पर भी आधारित है। और जैसे तारिक रहमान का नाम मैंने बताया है, लेकिन उन्होंने अधिकतर आधुनिक ज़माने पर ही अपना अनुसंधान केंद्रित किया है, तो इसी वजह से यहाँ उनका नाम अलग से नहीं लिखा। ये तो असल में बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी कुछ कार्यप्रणाली के बारे में कहना चाहता हूँ कि दो तरह की भाषाएं होती हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स में। कि एक तरह की भाषा ऐसी है जो डिस्टेंस से, दूरी से बनती है, मतलब जापानी किसी दूसरी भाषा से मिलती नहीं। वो साफ साफ हो जाता है कि यहाँ तक जापानी है और उसके बाद कोरियाई, और कोरियाई भी चीनी से नहीं मिलती, वो भी दूरी की भाषा है। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो निर्माण से बनती हैं। भारत की अधिकतर जबानें निर्माण से बनी हुई हैं। निर्माण कैसा होता है, यह हाइंस क्लोस का कहना है, यह निर्माण के लिए एक प्रणाली है। अलग अलग प्रणाली हम सोच सकते हैं कि निर्माण का सबसे नीचा स्तर है मजाक के लिए या लोकगीतों के लिए भाषा का इस्तेमाल। उसके ऊपर है काव्य के लिए, जो आमतौर पर लिखित भी होता है। फिर गद्य उसके ऊपर आ जाता है। फिर एक्सपोजिटरी प्रोज होता है, मतलब वैज्ञानिक लेख। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट यूजेज, सरकारी इस्तेमाल। तो यह एक तरह का निर्माण हो सकता है। और आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय भाषाएं इस निर्माण पद्धति में कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं। और अभी तो प्रश्न यह रहेगा कि आगे चलेंगी या नहीं, या अभी यह भी हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं।
तो इसको छोड़ दें। ये आप लोग इससे परिचित होंगे कि ये फारसी अरबी नहीं है, ये चांदायन की एक पांडुलिपि है, और लेकिन अरबी लिपि में लिखी हुई है। इस लिपि का नाम है बिहारी लिपि, और इस रस्मुल खत ख़ास तौर से चांदायन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और चांदायन तो अवधी की रचना है। ये क्या है, कौन सी जुबान है? जल्दी बताइए। गुरमुखी तो है, लेकिन जुबान है ब्रज, ब्रज भाषा। हाँ, और ये क्या है? कैथी, देवनागरी जैसी है लेकिन कैथी लिपि है। ये तुलसीदास की कवितावली की एक पांडुलिपि है, 1692 से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ एक अंग्रेजी अनुवाद है, लेकिन मूल क्या भाषा है? हाँ, देखिए, किसी को आती है बंगला या उर्दू लिपि? तो बहुत लोगों को आती होगी। तो देखिए, ये कौन सी भाषा है? सारी रैन छतियन पर राखा, ब्रज। देखिए, यह ब्रज भाषा का सबसे पहले प्रकाशित रूप है। कलकत्ता गैजेट से 1782 में प्रकाशित हुआ है एक ब्रज मुकरी। और उनके पास देवनागरी फॉन्ट नहीं था, तो फिर बंगला में और उर्दू में जो फॉन्ट उनके पास था, तो उसी में इसे प्रकाशित किया है, और फिर नीचे तो अंग्रेजी अनुवाद भी दिया हुआ है। तो इससे मेरा कहना है कि उपनिवेशिक आधुनिकता से पहले, या खास तौर से प्रिंट मॉडर्निटी से पहले, भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती थीं। किसी भी लिपि में आप भाषा को लिख सकते थे, और एक भाषा एक लिपि, ये प्रिंट मॉडर्निटी की एक विशेषता है। अच्छा, एक बात है कि उर्दू सल्तनत के ज़माने में प्रचलित नहीं था। हमें अमीर खुसरो के नाम से जो रचनाएं मिलती हैं, वो संदिग्ध हैं, कम से कम इतना कहें। लगता है कि 17वीं सदी की रचनाएं हैं जिसमें अमीर खुसरो का नाम आ गया है। आजकल कव्वाल लोग तो बहुत ही तेजी से या उत्तेजित होकर गाते हैं, और सभी लोग उसको अमीर खुसरो की रचनाएं मानते हैं, लेकिन पांडुलिपियां 1600 से पहले अमीर खुसरो की हिंदवी रचनाएं किसी भी पांडुलिपि में नहीं मिलती। उनकी फारसी रचनाएं प्रामाणिक हैं, लेकिन हिंदवी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और बाकी जो हैं, नामदेव, मीर हसन, सिज्जी दिहलवी वगैरह के नाम से भी कुछ खड़ी बोली रचनाएं प्रचलित हैं, लेकिन वो सब पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। और आप लोग अगर तारीख़ अदब उर्दू सईदा जाफ़र और ज्ञानचंद जैन के 5 खंडों में तारीख़ अदब उर्दू 1700 तक लिखा है। वो शायद 99 में या 2000 के आसपास प्रकाशित हुआ है। तो उसमें उर्दू की जो ये पुरानी रचनाएं हैं, सबको एक दूसरे के बाद प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब उर्दू वालों ने ही, महमूद शेरानी ने सबसे पहले अमीर खुसरो पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। तो यही है कि उर्दू सल्तनत के ज़माने में कोई प्रचलित ज़ुबान नहीं थी। और जो सबसे पुरा मुसलमानों की कुछ हिंदवी रचनाएं मिलती हैं, जैसे चांदायन, लेकिन वो अवधी में है।
या मुझे हमीदुद्दीन नागौरी की कुछ रचनाएं मिली, फ्रांचेस्का ओर्सिनी ने अब्दुल कुद्दूस गंगोही की रचनाओं पर काम किया है। अब्दुल कुद्दूस गंगोही ऐसे हैं कि फारसी में लिखते थे, लेकिन उनका नाम जो है अब्दुल कुद्दूस, कुद्दूस मतलब पवित्र, होली, और अब्द मतलब दास। तो उन्होंने हिंदवी में अलख दास नाम से कुछ रचनाएं की हैं। मतलब अब्दुल कुद्दूस का हिंदवी अनुवाद लेकर, अलख मतलब जो देखा नहीं जा सकता, मतलब पवित्र ईश्वर, सो ईश्वर दास अब्दुल कुद्दूस। हमीदुद्दीन नागौरी की भी कुछ हिंदवी छंद मिलते हैं। ये दोनों कबीर की जैसी भाषा में हैं, उर्दू में नहीं। तो मुगल ज़माने में मुगल किन किन भाषाओं से परिचित थे? तो ये अब्दुल रहीम खान खानान का एक छंद है जिसमें तरह तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इस पर कुछ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता हूँ। तो इसमें संस्कृत, ब्रज, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, खड़ी बोली, खरच खरच बहुत है, और फिर कुछ पता नहीं क्या है, दीठी, तैंडी, दिलांदी पंजाबी है, इश्क अल्फिदा अरबी है, और ओडिपो वच्चिनाडु तेलुगु है। तो अपने ज़माने में अपने ज़माने में तो रहीम ही शायद सबसे बहुभाषी कवि रहे हैं। हिंदी में उनका अपना महत्व है, और फारसी में तो बहुत कुछ रचा है। तो यह एक दृष्टि है मुगलों की भाषा पर। और ये अबुल फजल ने भारत की भाषाओं, हिंदुस्तान की भाषाओं पर ये लिखा है, और ये इरफान हबीब का अनुवाद है। और फारसी में तो यही है, आप नाम तो देख सकते हैं, हिंदुस्तान आ जाता है, फिर दिल्ली, बंगाल, मुल्तान, मारवाड़, गुजरात, तेलंगाना, मरहट, कर्नाटक, सिंध, अफगान शाल, कैम्बियान सिंध, काबुल व कंदहर एस्त। सो अफगान शाल मतलब पश्तू, पश्तू ही काबुल और कंदहर के बीच बोली जाती है, और फिर बलूचिस्तान। और ये देखिए, ये ग्रियर्सन का अनुवाद है, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो भी ग्रियर्सन के शब्द हैं। आजकल हम सोचते हैं कि भारतीय भाषाओं का निर्णय उपनिवेशी जबाने से ही आता है, लेकिन ग्रियर्सन ने इसका जिक्र कहाँ किया है? देखिए, नीचे नीचे देखिए, ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे वॉल्यूम 1 पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पेज 1। तो अबुल फजल का जिक्र किया है, और उन्होंने इन भाषाओं का आइडेंटिफिकेशन भी किया है, और लगभग सही है। वेस्टर्न हिंदी, सो डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली, फिर बंगाल, मुल्तान, मारवाड़, राजस्थान, गुजरात वगैरह। तो ये लगभग वही है मुगल साम्राज्य और उसके आसपास के इलाकों की भाषाएं हैं। दक्षिण में तमिल, मलयालम तक तो वे देखते नहीं थे। असम तो छोटा सा देश था और मुगलों के कब्जे में कभी नहीं आया। उड़ीसा पता नहीं क्यों उड़िया का जिक्र किया है। उड़िया साहित्य तो मिलता है, और उड़ीसा पर मुगलों ने कब्जा किया है शायद 1580 या 90 के दशक में। तो उससे लड़ते थे। फिर बाकी बाकी तो लगभग वही भाषाएं हैं जो आधुनिक भारत की भाषाएं हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यही है कि हिंदी को इन्होंने कितना बड़ा क्षेत्र बताया है। देखिए, बंगाल, मुल्तान, मारवाड़, गुजरात, इनके सबों के बीच में जो है वो हिंदी माना गया है। तो फिर ग्रियर्सन ने भी हिंदी ऐसा माना है। असल में बिहार की बोलियां तो बंगला के निकट ज्यादा हैं, हिंदी के निकट इतना नहीं।
फिर भी ग्रियर्सन ने उनको हिंदी के अंतर्गत रखा अबुल फजल को देख के। तो जब तक हम उपनिवेशी विरासत की बात कर रहे हैं, तो प्राग उपनिवेशी विरासत को भी देखना है कि उपनिवेशी सोच समझ को कैसे प्राग उपनिवेशी वातावरण ने प्रभावित किया है। अच्छा, ये और जो अबुल फजल और ग्रियर्सन ने हिंदी क्षेत्र माना है, तो असल में ब्रजभाषा पांडुलिपियों का जो संचरण है, सर्कुलेशन है, मैंने कवितावली का सर्कुलेशन यहाँ दिखाया है, तो लगभग हिंदी क्षेत्र ही है। मध्य प्रदेश में मैंने रिसर्च नहीं किया, वहाँ भी कुछ पांडुलिपियाँ मिलती हैं, और कुछ हिंदी क्षेत्र से बाहर जैसे ढाका जो एक मुगल आउटपोस्ट था, और होशियारपुर में भी कुछ पांडुलिपियां मिलती हैं, लेकिन बाकी तो लगभग इसी इलाके में पांडुलिपियों का सर्कुलेशन था, ब्रजभाषा पांडुलिपियों का सर्कुलेशन था। ये तो छोड़ दें। अच्छा, तो हिंदुस्तानी के बारे में कि उसको हम नाइदर हिंदी नॉर उर्दू मानते हैं, और शमशुर रहमान फारूकी ने भी इस शब्द को कुछ हाशिए में ही रखा है। फिर ग्रियर्सन ने क्या कहा है हिंदुस्तानी का? अच्छा, नहीं, इससे पहले वो स्लाइड नहीं बना है, लेकिन ग्रियर्सन ने यह कहा है कि हिंदुस्तानी शब्द शायद फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाया हुआ हो। और फिर यह भी लिखा है कि जो आधुनिक हिंदी है वो हम अंग्रेजों ने ही बनाई है। ये मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आधुनिक काल का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें यह लिखा है कि the early 19th century witnessed the birth of that wonderful hybrid language known to Europeans as Hindi and invented by them. And under Great Christian, Lalulji wrote that Prem Sagar wrote the Prem Sagar with this peculiarity that he used only nouns and particles of Indian instead of those Arabic and Persian origin. The result was practically a newly invented speech. तो ये उपनिवेशी वातावरण है कि जो भी हिंदुस्तान को मिला है वो हमारी तरफ से ही मिला है। जरा आगे चलाइए। अच्छा, हाँ, इसके इसके उत्तर में मैं नॉर्बर्ट पीबडी, एक कैम्ब्रिज के विद्वान के शब्दों को लेना चाहता हूँ कि पीबडी यही कहते हैं कि colonial knowledge was created out of conditions that entailed considerable collaboration, intended or unintended, conscious and unconscious, wanted and unwanted, between the British and at least certain key indigenous groups. और असल में हिंदुस्तानी के साहित्य पर भी पीबडी का कहना लागू होगा, और हमने देखा है कि शायद कुछ और चीज़ों पर भी। तो हिंदुस्तानी मूल तौर पर एक मौखिक जुबान थी, और साहित्यिक पांडुलिपियों में उत्तर भारत में, मैं दक्खनी की बात नहीं कहना चाहता हूँ, दक्खनी में कुछ पहले भी मिलती हैं दक्खनी, जो हिंदुस्तानी की एक शाखा मानी जा सकती है, वो भी देहलवी दिल्ली की भाषा पर आधारित है। तो रेख्ता सबसे पहले फारसी रस्मुल खत में और नागरी में 17वीं सदी से मिलने लगती है। और एक बात है जो ग्रियर्सन ने जिसका जिक्र नहीं किया है, और आमतौर पर लोग जानते भी नहीं, कि खड़ी बोली में गद्य और संस्कृतनिष्ठ गद्य 17वीं सदी से मिलता रहता है। और 1700 के आसपास हिंदुस्तानी के दो व्याकरण भी लिखे गए हैं, एक फ्रेंच मिशनरी ने और एक डचमैन ने, दोनों सूरत में लिखे गए थे, हिंदी क्षेत्र में नहीं।
और कुछ दस्तावेज भी मिलते हैं जिनमें हिंदुस्तानी जुबान का इस्तेमाल होता है। तो देखें इस हिंदुस्तानी मुगल कालीन हिंदुस्तानी की क्या क्या खुसूसियत हैं। एक तो यही है कि ब्रजभाषा के नज़दीक है आधुनिक हिंदी के मुकाबले। जैसे मैं कहूँगा के बजाय कभी कभी कहूँगो, या मैं के बजाय हूँ का इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रजभाषा में। और फिर यह लगभग 14वीं सदी तक कहिया चलिया रूप प्रचलित थे, जैसे आजकल पंजाबी में भी हैं कहा चला के लिए। और कहों सब्जॉन्क्टिव जो है उसका इस्तेमाल होता है कहता हूँ या कहूँगा के लिए। और फिर जो परसर पोस्पोजिशंस होते हैं में से तक के बजाय के बारे में के नज़दीक वगैरह वो बहुत कम थे। और लेकिन अरबी फारसी शब्द बहुत आते आते थे इसमें। और जोशुआ पियन ने यह दिखाया है, असल में जोशुआ पियन ने नहीं, भारतीय विद्वानों ने भी यह दिखाया है कि ये 12वीं 13वीं सदी की दिल्ली की बोली पर आधारित है। अगर हम खड़ी बोली व्याकरण देखते हैं तो वो व्याकरण यहाँ नज़दीकी हरियाणवी व्याकरणों से बहुत मिलता है। तो 800 साल पहले दिल्ली की जुबान उसी हरियाणवी की के पास की जुबान थी। और लेकिन दिल्ली में मुसलमानों के आने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह सब जोशुआ पियन का अनुसंधान है कि दिल्ली 1192 में, मतलब जब मुसलमान दिल्ली में आए तो लगभग 10,000 की आबादी थी। और जब इब्न बत्तूता आते हैं 125 साल बाद, तब इब्न बत्तूता कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े शहरों में की गिनती में दिल्ली की गिनती आती है, इसमें 5 लाख लोग हैं। 125 साल में 5 लाख की आबादी तक दिल्ली पहुंची है। और ये क्यों हुआ? मध्य एशिया से लोग भाग के आए थे, मंगोल आक्रमण से भाग के आए थे। और मंगोल, जैसे तिमूर ने क्या क्या दिल्ली में, तो आप लोग सभी जानते हैं, मंगोल भी लगभग ऐसे ही थे। अगर किसी शहर में उनको स्वीकार किया और दरवाजा खोला तो वे खुशी में रह सकते थे। लेकिन अगर किसी ने कुछ प्रतिक्रिया की तो शहर नष्ट। तो लोग भाग के आते थे इधर। और दिल्ली सल्तनों ने बार बार मंगोल सेना को हराया। सिर्फ अलाउद्दीन खलजी ने 3 बार मंगोल आक्रमण को हटा दिया। और रामविलास शर्मा का कहना है कि हरियाणवी, यहाँ आसपास की हरियाणवी में अण है, अड़ है, और ये आधुनिक हिंदी में क्यों नहीं है? तो उनका कहना है इसीलिए कि जब राजधानी आगरा में गई तब आगरा के बोलने वालों को अड़ और अण का उच्चारण नहीं आता था। तो फिर यह परिवर्तन भाषा में भी आ गया है। तो अभी हिंदुस्तानी का जो साहित्यिक रूप है वो है रेख्ता। और रेख्ता एक ऐसी साहित्यिक भाषा है, मतलब अदबी जुबान, जो मानकीकृत नहीं है। उसमें ब्रज रूप बहुत मिल सकते हैं, दक्षिण में तो फिर मराठी या तेलुगु रूप मिलते हैं, गुजरात में गुजरी में गुजराती रूप मिलते हैं। और इस रेख्ता को भारतीय साहित्य के इतिहास में जगह नहीं मिली। रेख्ता कैसी थी, मतलब हिंदुस्तानी का साहित्यिक रूप, लेकिन यह बहुत लिमिटेड था, बहुत ही सीमित इस्तेमाल था रेख्ता का ब्रज और फारसी के मुकाबले। तो इसीलिए लोग इसको देखते नहीं थे या देखना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इनको हम भी होमलेस टेक्स्ट कह सकते हैं। तो एक रेख्ता मैं इधर पढ़ूंगा। ये
लगभग 1600 के आसपास लिखा हुआ एक कवित है, और 1654 की पांडुलिपि में मौजूद है। तो 17वीं सदी में रेख्ता कैसा था देख लें। दिल की दिलासा सारी दुनी की तमाशा कुले, गम का करार दुनी देख है जीस ऊब है, वाकी मोहब्बत देखें खातिर में यूं क्यों आवे। देखिए, ब्रज फोन बहुत आते हैं, लेकिन आगे आगे देखे, उमर की खूबी पर खलक ही यार हुआ, कौन कौन खूबी कहूं खूब महबूब है। तो इसमें ब्रज और खड़ी बोली के शब्द रूप एक साथ मिलते हैं। तो हिंदुस्तानी का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है, जिसका मैंने पहले बताया था कि इधर उधर से सब नमो निशान मिलाना है। सबसे पुराना जिक्र यही है, श्रीवर और सुख के राजतरंगिनी में सुल्तान हैदर शाह के बारे में बताया गया है। वो बहुभाषी तो थे, लेकिन लगता है कि उनको बहुत लंबा अरसा नहीं मिला था राज करने के लिए। तो संस्कृत वाला कोई पढ़ेगा इसको, तब तक मेरा गले को भी कुछ आराम मिलेगा। पारसी भाषाया हिंदुस्तान नवाचया च भूपति, काव्यम गीतम व्याहदयात येन प्रशंसन्ति न के जना। पारसी भाषाया हिंदुस्तान न वाचया च भूपति। ये 9 2 बार मेरी गलती है। अच्छा, हिंदुस्तानी वाचया। हाँ, तो पारसी भाषाया हिंदुस्तान वाचया च भूपति, मतलब पारसी भाषा हिंदुस्तान का जो भूपति है। नहीं, हिंदुस्तानी वाच में देखिए, गीतम व्यधात सबसे पहले इसका अच्छा, काव्यम गीतम एकदम व्यधात, काव्यम गीतम व्यधात। हाँ, मतलब काव्य और गीत की रचना करता था भूपति, राजा। और कौन है जो इसकी प्रशंसा नहीं करता। तो यहाँ हिंदुस्तानी भाषा क्या हो सकता है। कश्मीर में कश्मीरी के लिए तो हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल क्यों होगा। लाल देद वगैरह तो पहले भी थे। तो यहाँ एक ऐसी भाषा का जिक्र है जो पारसी से अलग है, संस्कृत से अलग है और कश्मीरी से अलग है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुस्तानी जो भी हो, क्योंकि हिंदुस्तानी का क्या मतलब है हम ठीक से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर जो मैं दिखाऊंगा उसी को लेकर हम शायद और ज्यादा अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, बाबुर नामा में इसका जिक्र मिलता है कि दौलत खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी के साम्राज्य में शायद नंबर 2 आदमी था, उसको फारसी नहीं आती थी, तो इसीलिए एक हिंदुस्तानी दुभाषी को बुलाना पड़ा। वो बाबर ये भी दिखाना चाहता था कितना अनपढ़ है वो दौलत खान लोदी। लेकिन वहाँ जिक्र है कि एक हिंदुस्तानी दुभाषी को बुलाना पड़ा। और बाबर नामा में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी शब्द मिलते हैं, बनमानुस, गलहरी, खंडा मतलब खड्ग, कटार वगैरह, कुमुदिनी, स्तंभ। और बाबर ने कुछ रेख्ता की रचना भी की है, वो बाद में उसके बारे में कुछ बताऊंगा। फिर यूरोपियन लोगों ने हिंदुस्तानी सीखने का जिक्र सबसे पहले 1617 से मिलता है, कि एक आदमी ने हिंदुस्तानी इतनी अच्छी तरह से सीखी कि किसी धोबिन से भी वाद विवाद कर सकता था, या अंग्रेज। यही जिक्र मिलता है। तो फिर निकोलो मानुच्ची
स्तोरिया द मुगोर एक बहुत मशहूर पर्यटक थे जो यहाँ आए थे और शिवाजी के शिविर में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी के बारे में कुछ लिखा है। बंगाल में भारत चंद्र, मैं सोचता हूँ भरत चंद्र नहीं, भारत चंद्र राय जो बंगला के 18वीं सदी में शायद सबसे उत्कृष्ट कवि हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है हिंदुस्तानी के बारे में। तो दौलत खान लोधी के बारे में बाबर ने क्या कहा कि आई डिजायर द मैन हु अंडरस्टूड द हिंदुस्तानी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन हिम व्हाट आई सेड सेंटेंस बाय सेंटेंस। अच्छा, तो मुल्ला वाजी जिन्होंने सबरस की रचना की थी दक्कनी में, वो भी अपनी भाषा को जबान हिंदुस्तान कहा है और इसका ग्रामर खड़ी बोली है और कुछ व्याकरण भी बने हैं। दो व्याकरण जो बने हैं, एक डच में उच्चारण कैसा होगा, शायद योहान योशुआ केटलर अगर जर्मन उच्चारण लगे और डच में कातेलार नाम है और फ्रेंच में फ्रांसवा मारी de टूर, इन दोनों ने व्याकरण लिखा है। और देखिए, फ्रांसवा मारी de टूर एक मिशनरी थे और उन्होंने नागरी में ही व्याकरण तैयार किया है। कातलार ने रोमन लिपि में व्याकरण लिखा है। अच्छा, फिर मनुच्ची ने क्या लिखा, I possessed like anyone else in the camp the Persian and the Hindustan languages. So like anyone else in the camp मतलब औरंगजेब के शिविर में जहाँ राजा मान सिंह भी मौजूद थे। इसके बारे में कुछ विस्तार से भी बताऊंगा। फिर मनुच्ची ने एक याकूब या जेकब का जिक्र किया है कि वो आगरा गया है और was unable to speak मूर्स। अगर इसका जिक्र हुआ है तो इसका मतलब यही होगा कि जो विदेशी हिंदुस्तान आए उनको मूर्स मतलब हिंदुस्तानी जानने की जरूरत थी। तब तो अंग्रेजी जानने वाले थे ही नहीं, तो हम विदेशियों को ही हिंदुस्तानी सीखनी पड़ी थी और अंग्रेजों के आने तक संपर्क भाषा विदेशियों से हिंदुस्तानी ही रही। जॉन फ्रायर ने 1673 में क्या लिखा, The language at court is Persian, that commonly spoke is Hindustan, for which they have no proper character, the written language being called Banyan, शायद बनिया शब्द से आता है, which is a mixture of Persian and Sclavonian, मतलब Sclavonian मतलब Indian vernacular, as are all the dialects of India. फिर ये फ्रांसवा मारी de टूर ने 1704 के आसपास जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The use of this Indian or Mongolian language in all its details may be a most easy and indispensable practicability, supplying a method that may lead the missionaries in their undertakings of mission, help the merchants in their practicing of business, and always accompany wayfarers when following the roads, traversing and wandering through different regions. It seems suitable to leave aside the Brahmanic, meaning Sanskrit, and the vernacular, मतलब लोक भाषाएं, and to keep to the Indian or the Mongolian and study and engage in discourse according to its rules and laws. Of course, यह तो अपने व्याकरण की भूमिका में लिखा है, उसके व्याकरण के महत्व के लिए। फिर ये हुआ था विदेशी पर्यटक और प्राणनाथ प्रणामी संप्रदाय का प्रवर्तक, उन्होंने क्या लिखा, सबको प्यारी अपनी जो है कुल की भाख, अब कहूँ भाखा मैं किनकी, या मैं तो भाखा है लाख। लगभग आधुनिक भाषा है लेकिन पुरानेपन तो इसमें भी है। बिना हिसाबे बोलियां मिने सकल जहान, मिने सकल जहां मतलब सकल जहान में बोलियां तो बिना हिसाब हैं। सबको सुगम सुगम जान के कहूंगो हिंदुस्तान, मतलब सभी लोगों को सुगम है, अच्छी तरह से समझने में आ जाता है, तो मैं हिंदुस्तान भाषा में भी लिखूंगा। अच्छा,
ये मुझे एक बहुत रोचक बात मिली कि जदुनाथ सरकार ने कुछ शिवाजी के बारे में जो जयपुरी पत्र मिलते हैं उनको प्रकाशित किया है। वो जयपुरी मतलब ढूंढारी भाषा में है, लेकिन बीच बीच में जब पात्र बात करते हैं तब तो हिंदुस्तानी आ जाती है। और एक पत्र है जो आगरा से भेजा है जयपुर 15 मई 1666 में। देखिए पत्र में क्या लिखा है। राव आया कहियो सरोपाफ पहरो। तो औरंगजेब की सेवा में शायद मान सिंह जो उस वक्त राजकुमार थे आया और शिवाजी से कहा कि सरोपाव पहरो। सरोपाव है खिलवत कि मुगल लोग देते थे और उसी के साथ मनसब भी देते थे। तो राजा ने कहा सरोपाव पहरो तब कहो। और ये शिवाजी की बात है। मैं सिरोपाव न लूं, मुझे पातशाह जी जसवंत सिंह जो सो तलो खड़ा गोर करी ने खड़ा करो। सो मैं ऐसा आदमी हूं जो मुझे असो गोर करी ने खड़ा करो। मैं पातशाह जी का मनसब नहीं लेता, चाकर नहीं रहता। मुझे मारियो चाहो तो मारो, कैद में किया चाहो कैद में करो, सरोपाव न पहरो। देखिए खड़ी बोली है कुछ ब्रज से मिश्रित। तो यही था हिंदुस्तानी उस जमाने में। आगे चलकर हम फिर पातशाह जी मतलब औरंगजेब की हिंदुस्तानी देखिए। पातशाह जी हुक्म कियो ब्रज है या ढूंढारी है कुंवर। अबार इस बार तुम उसको अपने साथ ही ले जाओ, डेरो ले जाए उसे माकुल कीजो, माकुल कीजिए। तो ये चल रहा है वहाँ शिविर में। और वहाँ शिवाजी और औरंगजेब इस तरह की हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं। बंगाली में बंगाली में भी इस तरह की बातें मिलती हैं। और भारत चंद्र राय जो लिखते हैं यही है कि मानसिंह हो पातशाहेरो होइलो जे बानी उचित जे पारोशी अरबी हिंदुस्तानी पोरियाची शेई मोतो भांची बारो पारी। यहाँ तक कि मानसिंह और पातशाह के बीच जो वाणी हुई है होइलो जे बानी उचित जे पारसी अरबी हिंदुस्तानी। यह उचित है कि मैं उसको अरबी फारसी हिंदुस्तानी में बताऊं। और अपने बारे में कहता है कि पढ़ियाची शेई मोतो पांची बारो पारी। मैंने ये सब पढ़े हैं और मैं उनको पढ़ भी सकता हूँ। ये भारत चंद्र राय कहते हैं बंगाल में। फिर एक और बात है कि हिंदी में पुर्तगाली शब्द कहाँ से आए। क्योंकि पुर्तगालियों से हिंदी का कोई लेना देना नहीं है। अकबर और जहांगीर के दरबार में जो पादरी थे उन्हीं से तो पुर्तगाली शब्दावली फैलाई नहीं होगी। और हिंदी में तो बहुत सारे पुर्तगाली शब्द हैं, मैंने कुछ उधर लिखे हैं। तो यही है कि पुर्तगाली लोग भी जब हिंदुस्तानियों से बात करते थे तो इसी हिंदुस्तानी में। और ये पुर्तगाली शब्द हिंदुस्तानी भाषा में आए। ये तो उर्दू में भी मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं। तो हिंदी उर्दू अलग होने से पहले ही ये पुर्तगाली शब्दावली आ गई है हिंदुस्तानी में। अच्छा इसको हम छोड़ दें, लेकिन कुछ ऐसा नमो निशान भी मिलता है। इस पर और ज्यादा अनुसंधान करना है कि यहाँ तक कि मलबार तक हिंदुस्तानी का इस्तेमाल होता था। और लिटरेरी हिंदुस्तानी तो बाबर का जो रेखता है उत्तर भारत में हिंदुस्तानी का साहित्यिक रूप सबसे पहले बाबर के दीवान में मिलता है। और एक ऐसी दीवान है
जो 1529 में प्रतिलिपि उसके की गई है। मतलब बहुत उनके जीवन काल में ही ऐसी दीवान मिलती है। और बाबर का जो रेख्ता है यही है। और यह शायद खड़ी बोली उत्तर भारत में खड़ी बोली साहित्य की शुरुआत है। मुझका न हुआ कुछ हवसे मान क मोती, फक्र अहलिगा बस बुल्गु सिदूर पानी और रोटी। असल में रोटी होना चाहिए, लेकिन बाबर को तौ ट का फर्क नहीं आता था, तो इसीलिए मोती को रोटी से मिलाया। मुझका न हुआ कुछ, वो नीचे तो अनुवाद दिया हुआ है। फक्र अहलिगा बस बुल्गु सिदूर, तो वहां तुर्की भाषा भी कुछ दिया है। महदविया संप्रदाय ने हिंदुस्तानी का बहुत, रेख्ता का बहुत इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसा खार शुदम जार शुदम, फारसी फारसी लूट गया, दर राह इश्क तू कमर टूटता है। ये मिश्रित भाषा है, लेकिन खड़ी बोली है इसमें। गर्ची बदम गुफ्त रकीब कुट्टन, कुट्टन भी असल में बोल्ड में नहीं देना चाहिए था। उसका कहा मत करो, ये झूठा है। गाह ने गुफ्ता की जबाल जमाली तू बैठ, थम करो क्या अपना करम फुट्टा है। तो ये बहराम सक्का बुखारी हुमायूं के जमाने का है यह रेख्ता। लेकिन रेख्ता का इस्तेमाल लगभग मजाक के लिए ही होता था। हमने जो शुरुआत में निर्माण की बात की है कि सबसे बुनियादी स्तर है मजाक। एक बार सलमान रुश्दी से मैंने पूछा कि आप तो हिंदुस्तानी शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, तो आपका हिंदुस्तानी से क्या संपर्क है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया, हाँ हिंदुस्तानी में बहुत अच्छे मजाक होते हैं। मतलब उसी स्तर पर उसका इस्तेमाल होता है उनका। आप लोग जानते हैं कि लोक भाषाओं के बारे में सलमान रुश्दी का की क्या मान्यता है। तो इसीलिए मैंने कुछ चैलेंज के लिए हिंदुस्तानी के बारे में उनको पूछा। तो हाँ, जयमल थाल 1752 56 के बीच एक एल्बम मिलता है, बयास कहते हैं उसको। उसमें जो कवि मिलते हैं, जो शायर मिलते हैं, जमाली, फैजी, बैराम, जनी, सेदन, फतेह मोहम्मद, जाफर और कुछ अपरिचित लोगों का रेख्ता मिलता है। इश्की खान, ये बहुत रोचक है, फिर मजाक होता है। सर्दो गर्मी जमाना, एक आदमी है जो जब दनी है तब उसकी 3 पत्नियां हैं, एक तुर्की, एक हिंदुस्तानी और एक फारसी। तो 3 पत्नियां उसको क्या क्या कहते हैं, फारसी में एक बोलती है, तुर्की में एक बोलती है, और जो हिंदुस्तानी बोलती है वो ऐसा है, जनी हिंदी जी एक तरफ गुयद, मतलब हिंदुस्तानी पत्नी एक तरफ से कहती है, हों तीरी लौंडी तू मेरा खंदगार, तुम जो मुझको प्यार करते हो, ओम भी करती हूं तिहारा प्यार। मैंने जो कहा था ना, मैं के लिए हों का इस्तेमाल। अपने कोठे होना चाहिए, कोठे पे मैं बिछाऊं पलंग, उस ऊपर लिट जाओ पांव पसार, बीच तुम लेट लोंडियां चौगिर्द, हरमान आस पास तुम बचकार। तो यही है जब पति धनी है। जब वो गरीब हो जाता है तो पत्नी क्या कहता है, जनी हिंदी जी एक तरफ गुयद, बिल्कुल वही है। तेरी माँ गोली तेरा बाप चमार, झूठ तुझते बहुत सुना मत बोल, सच तिरा हो कहो मिरा मत मार। तुझ थे मतलब से, मुझको न रोटी और पानी, तुझ थे मुझको नहीं सवाद और श्रृंगार। अब न रहूं तेरे खुदा की सौं, निकलूंगी तिहारे घर ते बहार। तो ना रहूं निकलूंगी वगैरह खड़ी बोली है। इस पर ब्रज का कुछ कम असर मिलता है। असल में इश्की खान को संपादक 1582 का बताता है, लेकिन लगता है कि यह हो सकता है कि 100 साल बाद का है, मतलब 17वीं सदी का है। फिर भी यहीं भी मजाक के लिए रेख्ता का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि रेख्ता का निर्माण नहीं हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, इसको हम छोड़ देते हैं, समय नहीं मिलता है। हम 5 मिनट, ठीक है।
तो नागरी लिपि में भी रेखता मिलता है। दादू दयाल का रेखता है, उसमें से कुछ पढ़ूंगा। अला तेरा जिक्र फिकर करते हैं, आशिक मुस्ताक तेरे तरस मरते हैं। और अंत में दादू दीवान तेरा जर खरीद घर के हैं। दादू तेरा दीवान है, जर से मतलब सोने से पैसे से खरीद लिया है, अभी घर के हैं दादू। और बाजीद देखिए कृष्ण काव्य रेखता में, गोपी गाय ग्वालन तो बेहाल हैं बिहारी बिन, होता न मालूम मकसूद क्या तुम्हारा है। इनायत रहे मकाम कीने है कमल नैन, मैनमथी मारे माधो चारा क्या हमारा है। इस तरह का है। पांडुलिपि में देखिए ऊपर पहली पंक्ति जो पीले रंग का लिखा हुआ है 1 नंबर, उसके बाद होता है गोपी ग्वाल गायन तो बेहाल हैं बिहारी बिन। तो नागरी लिपि में रेखता ये भी 17वीं सदी की पांडुलिपि है। स्वामी हरिदास के नाम से भी मिलता है। बंदे अख्तियार भला, अंतिम पंक्ति कही हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला हरि बोले। उर्दू लिपि में भी मिलता है। बिकट कहानी तो बहुत मशहूर है, जाफर जतली की रचनाएं भी बहुत मशहूर हैं। और ये मुझे अभी अभी मिला है कि अफगानी पश्तू कवि मुआज उल्लाह मोहम्मद ने भी रेख्ता में रचना की थी और उसको उसकी जबान हिंदुस्तानी बताई थी। तो देखिए अगर हम रेखता का प्रचार प्रसार देखना चाहते हैं तो उसमें हमें मिलता है सूरत में व्याकरण, दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर लेकिन दिल्ली का, फिर पख्तूनख्वा, और फिर बंगाल, और हाँ लगभग यही मिलता है, और हो सकता है मलबार। अच्छा गद्य को मैं दिखाता हूँ अंत में। तो देखिए ये गद्य रचनाएं मिलती हैं, ये रामविलास शर्मा का रिसर्च है ज्यादातर, कुछ और लोगों का भी है। तो गद्य देखने में कैसा था? आमतौर पर धार्मिक कथाएं हैं या धार्मिक शास्त्र हैं, और ये गद्य संस्कृत निष्ठ है। देखिए एक 1713 का गद्य। ओ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान पास पूछता है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण जी की आज्ञा है कि जो कोई इस गर्भ गीता को मन लाए कर पाठ सुने, तिसके निकट जम किंकर आवे नहीं। या और जो इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। बिल्कुल आधुनिक भाषा है 1766 में। अच्छा ये धर्म प्रचार के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर ने आदमियों को पैदा करी के उन्हें को एक ईमान दिया है, संसार को समझाने को, किस काम के वास्ते हम लोगों को दुनिया में रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा है, पढ़ने में ऐसा दिक्कत है तो मैंने आधुनिक नागरी में ट्रांसलेट। अच्छा ये देखिए दस्तावेज, औपचारिक दस्तावेज, ये बनारस में 1780 के दशक में लिखा हुआ है। इसमें बहुत भाषाएं हैं और बहुभाषी माहौल में एक दस्तावेज है अली इब्राहिम खान के समर्थन में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नवाब अमीरुल ममालिक गवर्नर जनरल होना चाहिए, रौनक को उल्टा करना चाहिए। जनरल बहादुर के एक इकबाल से वो प्रजा के भाग से, इकबाल से वो प्रजा के भाग से नवाब इब्राहिम अली खान खान बहादुर काशी के हाकिम है। ईश्वर यह हाकिमी दायम कायम रहे, असल में करे लिखना चाहिए था। जो लिखा है सो सब सही,
सब ब्राह्मण राजी हैं, आशीर्वाद देते हैं कि कुंपनी सलामत रहें, जिसके राज में एता सुख है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, यह अंतिम बात है। ये जो हिंदुस्तानी और रेखता का प्रचलन था, तो रेखता का प्रचलन असल में मजाक के ऊपर बहुत कम गया था, लेकिन संस्कृतनिष्ठ गद्य इसमें हुआ था, लेकिन उसका प्रचलन शायद बहुत सीमित था कुछ ब्राह्मणों के बीच, और ज्यादातर मजाक के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और जतल्ली तो व्यंग्य के लिए मशहूर हैं। तो लगभग 45 मिनट अभी हुआ ना। ठीक है, तो 2 मिनट में इसको पूरा कर देता हूँ। तो हिंदुस्तानी से कैसे उर्दू और हिंदी बनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मानकीकरण। मानकीकरण का एक हिस्सा है कि ब्रज शब्द रूपों को हटा दें, उसमें सिर्फ जिसे खड़ी बोली कहते हैं आजकल वो रह जाएं। तो ये शाह हातिम जो 1700 से 1783 तक मौजूद थे, शाह हातिम ने लिखा है कि क्या उच्चारण में अरबी फारसी का उच्चारण होना चाहिए, मतलब ख ख का उच्चारण होना चाहिए। उर्दू में आज तक वही चलता है, और ख ग वगैरह उर्दू में नहीं चलेगा। फिर यही है कि हिंदवी भाखा शब्दों को अलग कर दें और उसमें हटा दें, और अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल करें। फिर ब्रज शब्द रूपों को हटा दें। यही मानकीकरण है। और उसके साथ साथ उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बताता हूं कि परसर्गों को लाना। तो इसी वजह से हिंदी के बहुत सारे परसर्ग उर्दू के हैं। जैसे के बारे में वो फारसी में है, दर दर बारे ये उसका अनुवाद है, या क्या, पोस्टपोजिशन। तो इस तरह बहुत हैं, के बगैर, के बजाय, ये सब फारसी से लिए हुए हैं और हिंदी से भी बाहर नहीं निकाले हैं। यहाँ तक कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो फारसी के हैं, और उनके बिना तो 3 वाक्य हम नहीं कह सकेंगे। वो शब्द है की, वो फारसी क है। और आजकल तो हिंदी का मौलिक शब्द बन गया है। जितने भी आप हिंदी को शुद्ध मतलब संस्कृताइज करें, इसको हटा नहीं सकते। तो इस तरह उर्दू का उर्दू को मानकीकृत किया। और फिर उर्दू के का मानकीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उपनिवेशी प्रभाव से बाहर हुआ है। इसीलिए हुआ है कि उर्दू को दरबारी भाषा की मान्यता मिले। और फिर उर्दू के मानकीकरण को लेकर हिंदी की मानकीकरण भी हुआ है। ये शाह हातिम और उर्दू वालों ने सोचा भी नहीं था कि इसको नागरी में लिखा जा सकता है। तो वैसे हिंदी वालों ने शुरुआत में सोचा भी नहीं था कि इसको उर्दू लिपि में लिखें। और जो मानकीकरण हुआ है उसको हिंदी वाले भी स्वीकार करते थे फोर्ट विलियम में। और उसके बाद एक बात को स्वीकार नहीं किया है कि अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन इसके उल्टे अरबी फारसी शब्दों को हटा दें और संस्कृत शब्दों को लाएं। लेकिन परसर्ग, पोस्टपोजिशन, ब्रज शब्द रूपों को हटाना, ये स्वीकार किया है। तो इसी मानकीकरण से आधुनिक उर्दू और हिंदी बने हैं। और उनके इतिहास के बारे में उपनिवेशिक ज़माने में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं और ज़्यादा कहना नहीं चाहता। एक अंतिम स्लाइड आप दिखाइए। हाँ, तो गांधी जी कहते थे कि भारत की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जिसमें ना उर्दू ज्यादा हो, ना उर्दूपन ज्यादा हो, ना हिंदीपन, ना सांस्कृतिक, ना फारसी शब्दावली। और could be written in Perso-Arabic script in the Muslim-dominated areas or in Nagari। तो ये बिल्कुल वही है जो उपनिवेशिक जमाने से पहले प्रचलन में था कि हिंदुस्तानी किसी भी लिपि में लिख सकते थे। और
गांधी जी भी वही प्रोपगेट कर रहे थे, लेकिन उस जमाने में हिंदुस्तानी के इस इतिहास से लोग परिचित नहीं थे। तो इसी वजह से गांधी जी को भी हिंदुस्तानी के विषय में इतनी मान्यता नहीं दी गई थी। बस, बहुत धन्यवाद।